आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की सामाजिक विज्ञान की भूगोल से वर्कशीट है नंबर 8 और आज की तारीख है 19 अक्टूबर। आज का हमारा खास जो टॉपिक है, नाम है उसका पारितंत्र। देखिए, पारितंत्र, पारि शब्द जो है परि शब्द का से ही मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ, और तंत्र का मतलब होता है जाल। हमारे चारों तरफ जो जाल फैला हुआ है वो सारा मिलकर बनता है एक पारितंत्र। तो वो जाल किस चीज़ का है? वो जाल है हमारे पास मौजूद बहुत सारी चीज़ों का, और उसमें भी खास बात ये होती है कि ये पूरा जाल एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा है ना, कब कोई नेट बना होता है, नेट जाल आपने देखा होगा, हर जाल का जो रेशा होता है, एक एक जो धागा होता है, वो दूसरे धागे के ऊपर से जाता है, फिर नीचे से जाता है, फिर ऊपर से जाता है, फिर नीचे से जाता है। मतलब एक बार उसे दूसरे धागे को ऊपर उठाने में मदद करता है और एक बार खुद उसके ऊपर जाकर अपने आप को उठाता है। तो इसी तरीके से हम लोग का जीवन चलता है। हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, पूरे तरीके से हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। कभी हम लोगों के काम आते हैं, कभी लोग हमारे काम आते हैं। कभी हम जो है पेड़ पौधों का सहारा लेते हैं, तो कभी जीव जंतुओं का सहारा लेते हैं, तो कभी जीव जंतुओं को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बंदरों को हम खाना खिलाते हैं तो बंदर हमारे पास खाना खाने के लिए भी आ रहे हैं, या जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे घरों में घुसकर अपनी जगह बना लेते हैं, छुपने की भी और खाने की भी। तो ये हम देखते हैं सिर्फ अपने घरों के आसपास नहीं, आसपास जितनी भी जगह फैली हुई है सब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी वर्कशीट। कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं? सोचो तो जरा कि इनके ऊपर कांटे क्यों होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का हम जहाज क्यों कहते हैं? और कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं, सीधी क्यों नहीं होती? और मेंढक हमेशा पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? सोचो और सोच कर बताओ कि तट के पास रहने वाले लोगों का मुख्य खाना मछली क्यों है ना बड़े बड़े सवाल। देखो, इन सवालों के जवाब देने से पहले हम पहले अपनी वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं और हम वापस आएंगे फिर इन सवालों की ओर। सवालों का जवाब जानने के लिए पहले पूरी वर्कशीट कर लेते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी कि जीव जंतु तो आपको पता ही है, फिर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग होते हैं। ये हमें पता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी वहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं, लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं, या रहने सहना उनका अलग अलग होता है। और सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं हम उन पर डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं, मतलब उन पर निर्भर करते हैं। जैसे किसान के आसपास वो खेती करता है, पेड़ उगाता है और वो उन पर डिपेंड करता है, मतलब उनसे अपना जीवन चलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, मान लो हम शहर में रहते हैं तो हमारे आसपास, और जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो सड़कें हैं, बस ट्रेन है, हवा है, रोशनी है, हम सब चीज़ों पर आश्रित हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हो, हमें सब कुछ चाहिए। तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये तो हुई सामान की बात, लेकिन बस को चलाने वाला ड्राइवर है, हम उस पर आश्रित हैं। निर्जीव चीज़ की ना सजीव की चीज़ों की अगर हम बात करें तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जितने भी लोग हैं हम उन पर निर्भर हैं। तो हम जीव जंतुओं पर भी निर्भर हैं, मानव पर भी निर्भर हैं और पेड़ पौधों पर भी नहीं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? तो हम उन पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब हम में से जो भी, जिसके अंदर भी जीवन है, जैसे पेड़ पौधों में जीवन है, जीव जंतुओं में जीवन है, मानव यानी कि हमारे अंदर भी जीवन है, हम सब अपने एटमॉस्फेयर, इन पर्यावरण जो कुछ भी हमारे आसपास फैला हुआ है, हम सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे अभी अभी मैंने उदाहरण दिया कि जो चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे घर में घुसकर अपने रहने की जगह बना लेते हैं, तो उन्हें रहने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ रही है, खाने के लिए वो हमारे घर से खाना चुरा के खाते हैं, जो चूहे स्पेशली। और बिल्कुल वैसे ही हमें आसपास दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सांस लेनी है, वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
तो अगर हम बात करें एक पारितंत्र की, तो एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय हों। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऊपर तो ये उन चीजों की बात करते जिनमें जीवन है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एक पारितंत्र, ये कह रहे हैं ना पारितंत्र की बात करें, पारितंत्र किससे मिलकर बनता है? पारितंत्र उन सभी चीजों से मिलकर बनता है जिसमें जीवन है चाहे जीवन नहीं है, चाहे वो जीवीय हो चाहे वो अजीवीय हो, मतलब चाहे उनके अंदर जीवन हो चाहे उनके अंदर जीवन ना हो, वो सभी जब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं एक पारितंत्र। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास जो चीजें होती हैं उसमें है अपनी निर्जीव चीजें जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जैसे मैंने कहा सड़कें हम खुद बनाते हैं, बस हम खुद बनाते हैं, और फिर ड्राइवर हम खुद चलाते भी हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसके आधार पर ही ये तय होता है कि हमारे आसपास कौन रह सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे घरों में चूहे घुस जाते हैं, हम उन्हें उठाकर बाहर फेंक आते हैं, लेकिन हम उनसे डरते नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनसे डर रहे हों या उन्हें हमारे शहर में आने की परमिशन नहीं है, या हमारे आसपास वो हमें दिखाई नहीं दे सकते। अगर वो हमें दिखाई देते भी हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर वहीं सांप अगर घुस जाए तो हम उसे रहने नहीं देंगे। तो ये हमारी परिस्थितियां हम निर्धारित करते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव रह सकेंगे। तो हमारे पास चूहा रह सकता है पर हमारे पास सांप नहीं रह सकता, जबकि आपको गाँव में सांप खेतों के आसपास, घरों के आसपास भी घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वहां भी उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन वहां वो आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देंगे। तो क्योंकि वहां पर वो परिस्थिति है जिसमें वो जीवन जी सकते हैं, खेत हैं, जगहें हैं, लेकिन यहाँ शहरों में उनके लिए जगहें नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हों। देखा मैंने कहा ना कि जहां उनकी जरूरतें पूरी हों, चूहों को खाना मिल जाता है तो इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जिसे यहाँ खाना नहीं मिलेगा वो यहाँ आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। जैसे शेर को जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता है दूसरे शाकाहारी जानवरों का, जैसे उसमें हिरन हो सकता है, जिराफ हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, भैंसे हो सकती हैं, लेकिन क्या शेर यहाँ आएगा? मानव की बस्ती में आएगा तो सब उसको मार देंगे, तो वो यहाँ नहीं आते हैं। तो वो वहीं रहते हैं जहां उनकी जरूरत पूरी हो सके। तो जंगल में उनकी जरूरत पूरी होती है तो वो जंगल में रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अधिक वर्षा वाले वन, जहां पे बहुत वर्षा होती है, जहां पे बहुत सारी घास होती है, रेगिस्तान जहां पे बहुत सारा रेत होता है, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल, ताल मतलब तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब हर जगह का अपना एक पारितंत्र है। वनों के अंदर सारे सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, वहां के जीव जंतु, पेड़ पौधे भी और बाकी सब चीजें भी। जो घास, जिन जगहों पे घास होती है वहां पर भी सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। रेगिस्तान में भी सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पर्वत वाले इलाकों में भी, झीलों के अंदर भी, नदियों के अंदर भी। नदियों के अंदर भी आपको पता है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ उनके किनारों पर लगे होते हैं। नदियों के किनारों पर अक्सर पेड़ दिखाई दे जाएंगे। फिर उसके अंदर मछलियां भी होती हैं नदी के अंदर। आपको पता होगा नदी के अंदर कुछ सांप भी रहते होते हैं पानी के अंदर। तो उसके अंदर भी जीवन है जो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ चीजें सांप खाता है, कुछ चीजें मछलियां खाती हैं, काई, मछली काई खा लेती है, मछलियों को सांप खा जाएगा। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, और यही प्रक्रिया आपको महासागर में भी मिल जाएगी और एक तालाब में भी मिल जाएगी। और मानव ने, यानी कि हमने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग, पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। मतलब कुछ ये सब तो वो चीजें अब तक हमने पढ़ी जो प्राकृतिक हैं, लेकिन हमने कृत्रिम चीजें भी बना ली। कृत्रिम मतलब जिनको हमने बनाया है, जैसे मछली घर। अब जहां पर मछलियां रहती हैं वहां पर वो कैसे जिंदा रह सकती है, उनके लिए हमने पूरा माहौल तैयार किया है। बागान, बाग लगाए हैं हमने, पार्क बनाए हैं हमने, ताकि उनके अंदर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल सके। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं ना, इसमें आपने देखा ये पानी है, झरने से पानी आ रहा है, इसके अंदर ये बतखें दिखाई दे रही हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं,
हिरन पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाय घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, पानी पीती हुई दिखाई दे रही हैं, पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पानी है तो इसलिए बतखें हैं, बतखों को इसके अंदर खाने के लिए खाना भी मिल रहा होगा, इनको पानी मिल रहा है पीने के लिए, फूलों को अपना जीवन इसके अंदर चल पा रहा है। तो जो छोटे जीव हैं वो इन फूल और इन सब की पत्तियां वगैरह खाकर अपना काम चलाते हैं। तो ये है पारितंत्र। किसका? तालाब का पारितंत्र, क्योंकि पानी झरने से आया और एक जगह पर इकट्ठा हो गया तालाब में। तो ये एक पारितंत्र का हमने चित्र देखा। तो कुल मिलाकर पारितंत्र की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होता है। कुल मिलाकर उन्होंने वही बात कही है जो मैंने अभी आपको समझाई। सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जो कुछ जिसके पास जो कुछ भी है भौतिक या रासायनिक, उन सबके साथ आपस में क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और फिर उसी जगह पर वो रहते भी हैं, जहाँ चीजें मिल रही हैं वहीं रहते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। मतलब हमें जीने के लिए ऊर्जा चाहिए और इसीलिए हम कुछ सामान किसी को दे रहे हैं और किसी से कुछ सामान यानी ले रहे हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिल सके। जो दे रहे हैं उससे उन्हें ऊर्जा मिल सके। तो इस तरीके से ये स्थानांतरण मतलब एक दूसरे को लेना देना से संबद्ध है। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। मैं आपको बता देती हूँ कुछ सवालों के छोटे मोटे जवाब। कैक्टस के पौधों में कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी जो बनावट होती है, इसी बनावट के कारण ये पानी को सोख कर रखता है, वरना इतनी धूप पड़ती है। पत्तियां आपने पढ़ा होगा, पेड़ जो होते हैं उनका भोजन बनाने में पत्तियां उनकी मदद करती हैं और पानी उन पत्तियों से बाहर निकलता है, मतलब खाना बनाने के लिए भी। और वाष्पोत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया होती है। लंबी चौड़ी कहानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी किताब में। तो कैक्टस के कांटे जो है वो पानी को सोखे रखने में मदद करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कई लीटर पानी एक साथ पीकर उसे बाद के लिए रख लेता है। 3 दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकता है और वो 7-8 दिन का खाना एक साथ अपने पेट में छुपा कर रख लेता है। और मेंढक हमें इसीलिए तालाब के पास पाता है क्योंकि वहां पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है, भोजन मिलता है, इसलिए वहां रहता है वो। और मछलियां लोग इसलिए खाते हैं जो तट के किनारे, समुद्र तट के या नदी तट के किनारे रहते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए जो भोजन चाहिए आसानी से उन्हें मछलियों के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो चलो बात करते हैं आज हमने क्या सीखा। पारितंत्र कैसे बनता है? तो पारितंत्र बनता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं, और साथ में जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। निर्माण करता है मतलब बनाता है। इन्होंने पूछा ना कैसे बनता है, तो पारितंत्र इस तरीके से बनता है। निर्माण करने का मतलब बनता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो हमें पता है मरुस्थल हमने नहीं बनाया, वन हमने नहीं बनाए, समुद्र हमने नहीं बनाए। तो ये सब चीजें खुद बन गई तो मतलब ये प्राकृतिक है। तो जो चीज खुद नहीं बनी वो है पार्क, ये हमने बनाया है, तो इसलिए ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अब हमें बताना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी मदद से इन्हें भरना है। तो मछली, पानी, कमल का फूल, ये सब मछली पानी में रहती है, कमल का फूल भी पानी में रहता है। और तो ये पानी कहाँ मिलेगा हमें? तो ये हमें मिलेगा तालाब में। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, ये सब रेगिस्तान से संबंधित हैं। और रेगिस्तान मतलब मरुस्थल। ये कैक्टस का पेधा लिखा है, इसको पौधा कर लेना, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, ठीक। उसके बाद घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? ये सब हमें मिलेंगी पर्वतों में, वन में मिलेंगी। घने पेड़ और जंगली जानवर और मिट्टी तो हमें वन में मिलती है। पर्वतों में हमें मिलते हैं शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष मतलब जिनकी ऊपर से तो चोंच निकली होती है और नीचे से फैले होते हैं और बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ऐसे ऐसे वाली शेप के पेड़ होते हैं ये। ऐसे ऊपर से जब आप देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे लंबे, ऐसे। और फिर यहाँ पर एक लंबी सी उनकी वो होगी, और ये ऊपर भी बहुत लंबे होते हैं। तो ये वाली शेप है ना, कोन वाली शेप, इसको शंकुधारी बोलते हैं। फिर वहीं पर भेड़ भी मिलती है, जहाँ पे ठंडा इलाका है, बर्फ भी वहीं है ही, कहाँ? पर्वतों पर।
तो ये थे आज के आंसर वर्कशीट के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आंसर जो है हेल्पफुल होंगे, और फटाफट से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल प्रूफ हुई है आपके लिए, आपको हेल्प हो रही है क्वेश्चन आंसर करने में, तो जल्दी से लाइक कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है। उसके बाद अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी वीडियो डालेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ताकि आप अपना काम कर सकें। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ और अपने दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे वर्कशीट का काम भी आपके साथ ही आसानी से कर पाएंगे, और साथ में आपकी दोस्ती भी मजबूत होगी। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज के साथ, वर्कशीट के साथ। थैंक यू।